हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में एक बहुत बड़ा टॉपिक करने जा रहे हैं। उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है क्या। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस क्या है? तो लीनियर इक्वेशंस आपकी टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल कोई भी हो सकता है। तो जैसे मैं दो वेरिएबल की बात करता हूं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। हम जानते हैं कि जितने आपके वेरिएबल्स हैं, x एंड y आपके वेरिएबल्स हैं, a1, a2, b1, b2 आपके कोएफिशिएंट्स हैं जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, और जो लास्ट में है आपके c1, c2 आपके कांस्टेंट हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जितने आपके वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही हमें इक्वेशन की जरूरत होती है। यहाँ पे दो इक्वेशन की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल में है आपके यहाँ पे तीन वेरिएबल का अगर एग्जांपल दें, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 मान लिया हमने कांस्टेंट। ठीक है, जहां पे a1, b1 और c1 आपके कोएफिशिएंट्स हैं, x, y एंड z आपके वेरिएबल्स हैं। तो तीन वेरिएबल्स की इक्वेशंस हैं, तो वी नीड थ्री इक्वेशंस। ठीक है, तो उसका बोलते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। ठीक है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं। अब लीनियर इक्वेशन जो होती है हमारी, वो दो टाइप की होती हैं जो आपकी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो एक आता है आपका होमोजीनियस और एक आता है आपका नॉन होमोजीनियस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस ज्यादा फर्क नहीं, सिंपल सी बात है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन होमोजीनियस। ये आपका एग्जांपल है नॉन होमोजीनियस। ठीक है, उसकी पहचान क्या होती है आपके पास? कि अगर मैं आपको बोलूं होमोजीनियस की इक्वेशंस की, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। अगर आपका d1, d2, d3 जो भी कांस्टेंट है वो इक्वल टू 0 है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप की इक्वेशंस होती हैं। क्या? होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस की पहचान ये होती है d1, d2, d3 दे नॉट सारे के सारे जीरो नहीं हो सकते। हो सकता है इसमें कि d1, d2 जीरो हो तो d3 नॉट इक्वल टू 0, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर सारे जीरो हो गए तो दिस इज द होमोजेनियस। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हमारे लिए यहां पे क्या काम करता है कि इनके सॉल्यूशन तैयार करता है आपके पास, दैट इज x, y और z की वैल्यू हमें बताता है। और हमारे पास इसके दो तरीके हैं, मैं इसको रख कर रहा हूं, हमारे पास इसके दो तरीके हैं। ठीक है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका ये है, पहले मैं आपको हल्का से बताता हूं, किसी भी लीनियर इक्वेशन के दो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है एक, तो यूनिक सॉल्यूशन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हमारे लिए क्या करता है। यूनिक सॉल्यूशन मींस वन सॉल्यूशन, यूनिक मींस वन सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? अगर वो वन सॉल्यूशन आपका जीरो हो जाए तो हम इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशंस। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो आपको नॉन ट्रिवियल। ठीक है, नॉन ट्रिवियल। हालांकि हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं तीन वेरिएबल की, तो तीन वेरिएबल में आपका x इक्वल टू 0, दैट इज x, और हमारे पास सिर्फ x की एक वैल्यू नहीं आएगी, x, y और z ये तीनों जीरो होंगे, तब आपका ट्रिवियल सिस्टम होगा। ठीक है, अगर इसमें एक भी नॉन जीरो हो जाता है, एक भी नॉन जीरो हो जाता है, तो आपका नॉन ट्रिवियल सिस्टम होता है, नॉन ट्रिवियल। ठीक है,
इसका मतलब when not all जीरो, अगर कोई एक भी अगर जीरो नहीं होता है तो हमारा होता है वो नॉन ट्रिवियल सिस्टम, नॉन ट्रिवियल सिस्टम सॉल्यूशन, सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशंस हो गए। इसका सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। अच्छा, कंसिस्टेंट को हमारे वहां मैट्रिक्स में इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। क्या? इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है, कंसिस्टेंट या इंडिपेंडेंट। आपके इसमें एक और होता है जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं आपके पास, ठीक है। वो मैं हर एक का एग्जांपल बाद में तैयार करेंगे हम लोग, बट मैं आपको बता रहा हूं कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है क्या आपके पास, ठीक है। एक यूनिक सॉल्यूशंस हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गया। इसमें क्या हो सकता है आपका कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो गया कि आपके उसमें x, y और z के इनफाइनाइट वैल्यू होते हैं, ठीक है। उसमें से हो सकता है कि इनके पास x, y और z में भी आपका जीरो आ जाए। एक सॉल्यूशन जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो उसमें भी आप हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी हो कि x, y और z आपका जीरो भी आ सकता है, तो उसे कहते हैं ट्रिवियल सिस्टम, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अदर देन जीरो भी हो सकता है तो नॉन ट्रिवियल हो गया, दैट इज x, y और z नॉट इक्वल टू जीरो, कोई भी, तो आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। लास्ट है आपका कि x, y और z की कोई भी ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो वो हो ही ना, तो उसके लिए कहते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस, ठीक है। तो मैं आपको हल्का बताता हूं, दोबारा रिकैप कर देता हूं कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का मतलब एक हो गया यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज वन सॉल्यूशन। अगर वो सॉल्यूशन आपका जीरो है तो ट्रिवियल हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो है तो नॉन ट्रिवियल सिस्टम हो गया, ठीक है। कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, सिर्फ एक ही वैल्यू, कोई भी अदर देन जीरो हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एट टाइम एक ही होगा। अगर उनकी वैल्यू दैट इज, अगर मैं इसी को अगर ये तो अगर आपका x इक्वल टू जीरो और x नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज इन वन वेरिएबल। अगर हमारे पास तीन वेरिएबल होते हैं तो हम x, y और z तीनों की वैल्यू निकालते हैं, तीनों की वैल्यू जीरो आती है तो नॉन ट्रिवियल सिस्टम हो गया। अगर वो तीनों की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आती है, दैट इज नॉट ऑल जीरो, तो आपका दैट इज नॉन ट्रिवियल सिस्टम। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, इसका भी तो सॉल्यूशन है, भले ही मैनी सॉल्यूशंस है बट दिस इज कंसिस्टेंट। तो इन दोनों फर्क है, इन दोनों से फर्क है, इंडिपेंडेंट है तो ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। और ये सॉल्यूशन ही नहीं तो इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मैं इसको रख कर रहा हूं, फिर हम इसके मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का एक्चुअल में क्या रोल है इन सॉल्यूशन को निकालने में, वो बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स हमारे दो तरीके से हेल्प करता है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम दो तरीके से निकालते हैं। एक है बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। आज के लेक्चर में सिर्फ मैं आपको ही बताऊंगा क्योंकि यही आपके सीबीएसई के हिसाब से आपके पास है, ठीक है। ये आपके सीबीएसई में अगर हायर क्लास जेईई मेंस वगैरह के लिए आपके लिए बढ़िया है, बट मैं इसी भी क्लास लूंगा आप लोगों के लिए बाद में। बट पहले हम बात करते हैं सिर्फ सीबीएसई के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से, बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, हम लोग कोई भी इक्वेशन है, मान लो अगर मैं एक 3 वेरिएबल की इक्वेशन लेता हूं तो मैं उसको लेता हूं जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू व्हाट, d1, जैसे हमने पहले बात की थी, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ठीक है। दिस इज फॉर नॉन होमोजेनियस, हम बात कर रहे हैं नॉन होमोजेनियस, होमोजेनियस की बात करेंगे। मैं बात लिख देता हूं फॉर होमोजेनियस,
ठीक है, क्योंकि d1 d2 d3 नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट ऑल इक्वल टू 0 है, तो हमने उसकी बात कर ली। ठीक है, मैं इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म में ले देता हूं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, ax इक्वल टू b, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा a यहां पे क्या हो गया, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हमारा इसमें हो गया। आपका x हो गया आपके लिए मैट्रिक्स की फॉर्म में x y और z। ठीक है, और आपके पास जो आपका b हो गया दैट इज कांस्टेंट है, वो भी मैट्रिक्स की फॉर्म में d1 d2 एंड d3, ये हमारा इस तरीके से हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास कैसे इस पे यूजफुल होता है, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इसको जो हमने टॉपिक पढ़ा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन, मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ताकि जो हम मेन इसको करेंगे तो हमारे लिए इसको फायदा मिलेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं इसको हल्का सा रख करता हूं यहां पे। ठीक है, मान लो कि मैंने बात की आपको लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कोई भी अगर मैं सिंगल वेरिएबल के साथ समझाता हूं आप लोगों को इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट का, मैं फिर इसी कॉन्सेप्ट से मैं यहां उठाऊंगा इस बात को, दैट इज ax इक्वल टू b। ठीक है, इसके बाद करते हैं जनरल सॉल्यूशन, इसके पास यूज कर सकते हैं। ठीक है, ax इक्वल टू b हो गया। ठीक है, अच्छा हमारे पास इसमें अगर हम बात करें a नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है और a इक्वल टू आपका 0 भी हो सकता है। ये सिर्फ मैं आपको इससे बता रहा हूं ताकि मैं इस कॉन्सेप्ट को उठा के मैं यहां पे आपको इजीली समझा दूंगा। ठीक है, सेम ऐसे चलेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट भी ऐसे चलेंगे हम लोग, बट मैं आपको एक हल्का समझाता हूं। a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x इक्वल टू b अपॉन a की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ठीक है, अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो आपकी दो चीज हो सकती है, अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो सीधा b के खाते में चला जाएगा, b क्या है। ठीक है, अगर b आपका 0 है, ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू 0 आएगी सर। इसका मतलब इट इज यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल है सर, क्योंकि वैल्यू 0 आ रही है आंसर, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा ही होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर b नॉट इक्वल टू 0, मैं क्यों ले रहा हूं b 0 और नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखो a हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, अब x की वैल्यू डिपेंड करती है b के ऊपर। अगर b आपका 0 है तो आपका समथिंग 0 डिवाइड बाय एनीथिंग वो आपका 0 आएगा, तो सॉल्यूशन आपका 0 आ गया, दैट इज ये पूरा सिस्टम हो गया। b नॉट इक्वल टू 0 तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू कोई आएगी, कोई भी वैल्यू आएगी, x इक्वल टू हैविंग वन वैल्यू कोई हो सकता है आपका, वो वैल्यू जो है आपकी, अगर मान लो आपका a आपका 4 है, b आपका 8 है, तो वो वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। बट अदर देन 0, तो इसका मतलब इट इज व्हाट, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ऑब्वियसली बात है आंसर एक है उसका, तो दिस इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर है ये बात। अब अगर a नॉट इक्वल टू 0, आप ये तो a नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अगर आपका a इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग इसको कभी भी x b अपॉन a की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होती है। तो मैं किस फॉर्म में लिखूंगा इसको, ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिखूंगा। सर हमारा a तो 0 है, तो इसका मतलब सारा का सारा वैल्यू x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, b के ऊपर। तो हमारा b के, मान लो b नॉट इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू 0 से हम गेम खेलते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा अगर ये समझ में आता है आपको। b अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हो सकता है सर, कि a की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, जिससे हम 0 से मल्टीप्लाई करके क्या कभी भी नॉट इक्वल टू 0 आ सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी x की वैल्यू लो, वो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही रहेगी, नॉट इक्वल टू 0 का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया
कि x की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं करती है, तो x हैज नो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसीलिए सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन आ जाएगा। आप मेरे पास समझे कि नहीं समझे? सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन है तो उसका मतलब क्या? इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बात नहीं करते उसके बारे में। अगर आपका b 0 है, अगर ऐसा केस लेते हैं तो देखो a आपका 0 है। मैं अगर दोबारा इसको लिख देता हूं ax इक्वल टू b की फॉर्म में, ठीक है। अगर आपका a 0 है तो x की और b 0 है, x की हर वैल्यू, कोई भी वैल्यू x की जब 0 से मल्टीप्लाई होगी हमेशा 0 देगी। तो इसका मतलब x कैन हैव many value or any value, therefore that is system has infinite many solution। ठीक है, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो है इसके, इट इज व्हाट? कंसिस्टेंट। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? मैं दोबारा से हल्का सा इसको रिकैप करता हूं। इस बात को मैंने यहीं छोड़ के फिर मैंने इसको समझाया आप लोगों को सिंगल वेरिएबल के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 है, ax इक्वल टू b। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, a नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0। अगर आपका a नॉट इक्वल टू 0 है तो आप b के ऊपर गेम चली जाएगी, तो b 0 होगा तो ये सिस्टम होगा, b नॉट इक्वल टू 0 ये सिस्टम होगा। अगर आपका ax इक्वल टू b दैट इज a 0 है तो हम कभी भी इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो हमने इस फॉर्म में लिखा है इसको। और 0 इंटू x की कोई भी वैल्यू कभी भी नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई इसको नहीं करेगी, दैट इज x की कोई वैल्यू नहीं आएगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और b इक्वल टू 0 होगा तो x की 0 इंटू x इक्वल टू 0 ऑब्वियस ही बात है, x 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी x कैन हैव एनी वैल्यू, दैट इज x बिलोंग्स टू r, कैन हैव एनी वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब आ जाओ इसके ऊपर, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये हमारी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, यहां पे हमें x की वैल्यू चाहिए, दैट इज ax इक्वल टू b, x की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग इसको इनवर्स दैट इज बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग? ठीक है, यहां पे प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। तो मैं इसको कर रहा हूं, इसको ax इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, इसको हम एसोसिएटिव है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ax a इनवर्स b। ठीक है, a इनवर्स a आपके जो वैल्यू होती है वो आपका I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I x इक्वल टू a इनवर्स b। और आपको अच्छी तरह पता है कि I इंटू x ही होता है कोई भी वैल्यू। ठीक है, a इनवर्स b। इसका मतलब आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, a इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटरमिनेंट a इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसको इसी की फॉर्म में लेता हूं, डिटरमिनेंट की फॉर्म में, दैट इज x की वैल्यू का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो x इक्वल टू, वो बात की बात करते हैं बट मैं इसको लिख देता हूं, x इक्वल टू, तो मैं लिखता हूं फॉर्मूला आपको पता है a इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो यहां पे एडजॉइंट a b और डिटरमिनेंट a। ठीक है, अब हमारा मेन आपकी ये इक्वेशन को मैं ले लाऊंगा और यहां से देखेंगे कि कितने सॉल्यूशंस आते हैं बाय इनवर्स ऑफ
मैट्रिक्स। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, याद रखना वी आर डूइंग फॉर, सॉरी, इट इज नॉन होमोजीनियस, इट इज फॉर नॉन होमोजीनियस। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, बोर्ड छोटा है मेरे पास। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं इस इक्वेशंस की, तो ये आपको अच्छी तरह पता है x की वैल्यू x y z होगी, तो हमारे पास तीन वैल्यू होंगी। ठीक है, आपको डिटरमिनेंट पता है, आपको 3/3 का एक हमने एग्जाम स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, b हमारे पास 3/1 का एक d1 d2 d3 है। ठीक है, ये आपको पता है, पीछे आप वीडियो में चेक कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, क्लियर है। अगर हमारे पास वही सिस्टम सर कि अगर a डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, पहली बात। अब हम डिटरमिनेंट के हिसाब से करेंगे, वन वेरिएबल के हिसाब से नहीं, बट आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से समझा है कि वन वेरिएबल में हम किस तरीके से आगे चल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 चलाएंगे हम लोग। ठीक है, दोनों केस। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो ऑब्वियसली बात, हम इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एडजॉइंट a b अपॉन डिटरमिनेंट a। ठीक है, क्लियर है। मैं इसको सॉल्व करता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी आप लोगों के पास, अगर डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 है तो वही जो न्यूमरेटर है उसके पाले में गेन चली गई है, तो वो डिसाइड करेगा इसके सॉल्यूशन को। तो एडजॉइंट a b अगर 0 है, या एडजॉइंट a b अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा, वी नो दैट डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल ऑलवेज इक्वल टू 0, बट क्योंकि हमारा x जो है वो हमारा, अगर हम बात करें कैपिटल में x y और z है, तो उसका मतलब तीनों की वैल्यू 0 होगी। x इक्वल टू 0, x ये कैपिटल x है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हो इस बात को। y इक्वल टू z इक्वल टू 0, तो उसका मतलब ये है तो यूनिक सॉल्यूशन, सबके पास एक ही वैल्यू है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के साथ साथ क्या है ये आपका, क्योंकि सारे इक्वल टू 0 है तो ट्रिवियल सिस्टम है, ट्रिवियल सॉल्यूशंस। और सर अगर आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है तो इट इज व्हाट, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, अगर एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये 0 का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा लास्ट में, कि अगर मैं एक एडजॉइंट ऑफ और बी को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 आता है। ठीक है, क्लियर है। होमोजेनियस की बात में हम क्लास लेंगे कि होमोजेनियस आपको पता है b 0 है तो ये तो 0 आना ही आना है, तो उसकी अलग क्लास चलती है। ठीक है, उसका अलग मैं आपको बताऊंगा टॉपिक में, लंबा हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, एडजॉइंट a b आपकी वैल्यू इसमें अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है तो सर x की वैल्यू कोई ना कोई होगी। ठीक है, अगर देखो डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 है, न्यूमरेटर b नॉट इक्वल टू 0 है, इट कैन x कैन हैव एनी वैल्यू, x कैन हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू होगी तो हम क्या कहेंगे इसमें कि x y x हैव एनी पर्टिकुलर वैल्यू। थोड़ा सा इसमें और ध्यान देना, यानी x y और z की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, हो सकता है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। तो सर वो ट्रिवियल हो जाएगा। मैं इसको हल्का सा, मैं स्पेस की कमी है तो मैं चार्ट बनाता हूं इसको। हो सकता है कि x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 हो, और x इक्वल टू x y और z ये अदर देन 0 दैट इज नॉट इक्वल टू 0 हो, या हो सकता है कि नॉट ऑल 0, नॉट ऑल 0। हो सकता है कि इसमें x इक्वल टू 0 हो, y इक्वल टू z नॉट इक्वल टू 0 हो, या x इक्वल टू 0 y नॉट इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 हो। ठीक है, इसका मतलब नॉट ऑल 0। तो ये सिस्टम आ गया आपका ट्रिवियल सिस्टम, और ये आ गया आपका नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल इसका मतलब आपका डिटरमिनेंट अगर 0
अगर आपका डिटर्मिनेंट यहां पे नॉट इक्वल टू 0, ये सिस्टम बनता है आप लोगों के पास। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 है, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 है तो उसके दो चलेंगे इसमें, तो दैट इज इसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग? कभी भी इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए बी डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, नहीं लिखना है इसको फॉर्म में। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे समझने के लिए है आपके, एक्स एडजॉइंट ए बी, ठीक है, क्लियर है। अब अगर ये 0 है तो वही रूल जो हमने पहले वन वेरिएबल में किया था, एडजॉइंट ए बी, तो आपकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी सर? इसके ऊपर, एडजॉइंट ए बी। तो अगर आपका वैल्यू, मैं सर इसको थोड़ा रब कर देता हूं बच्चों, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना उसको, ठीक है। अगर आपका एडजॉइंट ए बी मैट्रिक्स, इन दोनों के, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन 0 आती है, तब क्या होगा? 0 इंटू एक्स की कोई वैल्यू और 0, यस, ये तो पॉसिबल है। एक्स की कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होने पे 0 ही देगी। मैंने कहा एक्स की कोई भी वैल्यू, इस एक्स के अंदर क्या है? एक्स वाई जेड, इससे कोई भी वैल्यू, दैट इज एक्स have any value, that is system has infinitely many solution, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अगर है, ठीक है, थोड़ा और डीप बात कर लेते हैं हल्के से हम लोग, ठीक है। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो उसमें एक सॉल्यूशन 0 0 0 भी होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू 0 होगी तो क्या है सर? ये ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। और एक्स वाई जेड नॉट ऑल 0, ये समझना इस बात को। अगर x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है, बट z नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। नॉन ट्रिवियल के लिए तीनों 0 होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब क्योंकि मैंने ये इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन क्या है, तो उसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, z इक्वल टू -1, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होने पे 0 ही देगी, ये इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट मैं यहां लिख देता हूं, दूसरा पार्ट जो है, व्हेन एडजॉइंट ऑफ a b नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों मैं इसको रब कर लेता हूं, मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, तो मैं इसको रब कर देता हूं और आप समझ सकते हो इस बात को, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक बात, इसमें क्या था? इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन भी आया था, ठीक है, जिसमें x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 आया था। इसका मतलब चाहे डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, चाहे डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो, ट्रिवियल सॉल्यूशन दोनों आ सकता है, ठीक है, क्लियर। अब एडजॉइंट की बात करते हैं। जब आपका एडजॉइंट ऑफ a b into b नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसको क्या कर सकते हैं आप? इस फॉर्म में लिखोगे, पहली हमारी जो पेरेंट इक्वेशन है, इक्वल टू एडजॉइंट a b, ठीक है, ये 0 है ही, x इक्वल टू दिस, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a और b ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको नॉट इक्वल टू 0 दे दूं। सर x की कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होने पे हमेशा 0 ही देगी, नॉट इक्वल टू 0 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब x का मतलब x y z have no value which satisfy above equation. Hence system has no solution. मेरी बात क्लियर होगी?
ठीक है। एक बात बड़े मजे की बात यह है, मजेदार बात यह है कि अगर ये होमोजीनियस इक्वेशंस होती तो बी उसका जीरो आता ही आता, तो ये हर हाल में नॉट इक्वल टू जीरो वाला टॉपिक इसमें आता ही नहीं। इसका मतलब होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखना। मैंने आपको एक हल्का सा हिंट दे दिया आगे के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो नो सॉल्यूशन है तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैं दो तीन एग्जांपल देता हूं क्वेश्चंस के, इसमें आप देखना इस बात को, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मान लो आपके पास है x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 10, ठीक है। अगर हम इसका a को लिखते हैं, मैं दो वेरिएबल के लिए आपको समझाने के लिए 1, 2, 3 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो आपका 5 और 10 है, ठीक है। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लेता हूं तो 1 into 6 और -6 इक्वल टू 0 आएगा। आपको पता डिटरमिनेंट कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो यानी डिटरमिनेंट आपका इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। ये कौन सा केस हो गया सर? अच्छा, डिटरमिनेंट a 0 है तो आपको पता है इसे जिसको सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, आपको अच्छी तरह पता है, आप नोट्स में देखना जो मैंने वीडियो दिया है, तो जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आपके दो केस बनते हैं, या तो नो सॉल्यूशन होगा। सर नो सॉल्यूशन कैसा? नो सॉल्यूशन कैसा? जब एडजॉइंट ऑफ b नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट इज व्हेन एडजॉइंट a b नॉट इक्वल टू 0 होगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा इसको, ये किस तरीके से किस तरह जाएगा। इसका हो सकता है सॉल्यूशन हो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तब आता है जब a नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो वाला केस तो है नहीं इसका, या तो इसका नो सॉल्यूशन आएगा, इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है तो इसका मतलब क्या? एडजॉइंट a इंटू b आपका 0 होगा, ठीक है। अगर मैं इसका एडजॉइंट a निकालते हैं, आपको अच्छी तरह पता है एडजॉइंट a कैसे निकलेगा इसका, तो सबसे पहले इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर आपको अच्छी तरह पता है Cij इक्वल्स टू -1 i प्लस j Mij -1, ये आपको अच्छी तरह पता है। अगर मैं इसको निकालता हूं 1 का कोफैक्टर, तो -1 कौन सा है? 1 रो 1 कॉलम, दैट इज 1 प्लस 1। Mij कितना होगा इसका? दैट इज 6। तो आपका आ गया 6 पहला, यानी C11। उसी तरीके से C12 अगर आपका निकालते हो, दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 1 प्लस 2 Mij दैट इज 1 रो सेकंड कॉलम, तो अगर हम बात करें तो 2 आ जाएगा आपका। तो -1 की पावर 3 दैट इज ऑड, दैट इज -2, तो C12 आपका -2 आ गया। सिमिलरली C13 जो होगा आपका C दैट इज सॉरी 2 1, क्योंकि तीसरा तो कॉलम है ही नहीं इसमें 3, ठीक है। इसको अगर हम बात करें प्लस माइनस की बात करें तो आपका -3 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दिया आप लोगों के लिए, 2 + 1 वैसे भी ऑड होता है, ठीक है। और C22 एक ही बचा हमारा, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो आपके पास प्लस का 2 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बना, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स C11 दैट इज कितना? C11 कितना था आपके पास? 6 1 2 दैट इज -2, ठीक है। 2 1 -3 दिस इज 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है। एडजॉइंट कैसे निकलता है इसका? एडजॉइंट A इस कोफैक्ट मैट्रिक्स और कोफैक्टर का ट्रांसपोज, दैट इज 6 -2 -3 2।
ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। क्लियर? मैं इस तरह इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ देखना आप लोग। अब मेरे को क्या निकालना है, मैं इसको रख कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, 6 - 3 - 2 है, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। मैं इसको अब रख कर रहा हूँ सो दैट कि मैं यहाँ पे ही आपको समझा सकूं। ठीक है, देखो दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए हमने पहले निकाल लिया था, -3 - 2 2। अगर हम बी लेते हैं तो बी आपका 5 10 है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या आता है। ठीक है, अगर ये 0 आता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दैट इज इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, दैट इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, 6 अगर आपको इसको अच्छी तरह पता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 1 1 का। ठीक है, तो 6 × 5 आपको पता है, 6 × 5 - 3 × 10, ये आपका पहला कॉलम आया। आपको अच्छी तरह पता है ये फिजिबल भी है 2/2 और 2/1, तो ये 2/1 की एक मैट्रिक्स बनेगी, 2 रो और सिंगल कॉलम की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, ये आप लोग करके आ चुके हैं। ठीक है, -2 × 5 + 2 × 10, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 5 30 -30 0, -10 + 10 0। तो इसका मतलब ये है। इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इस तरीके से इस एग्जांपल के सारे इसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, इसको आप चेक करना। ठीक है, और इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, x + 3y = 5, x + 3y = 8। इसको चेक करना आप लोग कि ये इसके सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन है, जो कि आपकी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम कॉन्सेप्ट हम बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स भी कर सकते थे, बट उसके लिए आप लोगों का, हालांकि आप लोगों के सीबीएसई में नहीं है, तो जब भी मेरे को नेक्स्ट कोई भी लेक्चर होगा तो मैं इसको आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा। थैंक यू।